मैं ज्योति सिंह और आज कक्षा 11वीं विषय अर्थशास्त्र इकाई 3 हम वर्ष 2020-21 के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है प्रश्न बैंक उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम समझेंगे। चूंकि ये इकाई भी बहुत बड़ी है इसीलिए इसको भी मैंने 2 भाग में बनाया है और ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये केवल मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए है। आज हम इकाई 3 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप इससे संबंधित प्रश्न देखेंगे। इस इकाई से जो हमारा प्रश्न आने वाले हैं वो हैं कुल 16 अंक के। तो आप अंकों के अनुसार यदि देखेंगे तो ये इकाई हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस इकाई से हमको 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, 3 अंक का एक प्रश्न आएगा, 4 अंक का एक प्रश्न आएगा और 5 अंक का एक प्रश्न आएगा। इस प्रकार कुल इस इकाई से हमको 3 प्रश्नों को हल करना है। आज हम केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस भाग में देखेंगे और 3 अंकों के प्रश्न बस आज हम हल करेंगे। इसके भाग 2 में हम 4 अंक और 5 अंक के प्रश्न को समझेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये आप जानते हैं कि ये हर प्रश्न 1 अंक का होता है। पहला है हमारा 1, 3, 5, 7, 8, 9 का अंक गणितीय माध्य होगा। प्रश्न क्या है? अंक गणितीय माध्य होगा। हमें क्या निकालना है इसका? 1, 3, 5, 7, 9 का अंक गणितीय माध्य। अंक गणितीय माध्य का सामान्य अर्थ क्या होता है? औसत होता है, परंतु इसे हम सांख्यिकी में क्या कहते हैं? समानांतर माध्य या अंक गणितीय माध्य। औसत कैसे निकालते हैं? आप बचपन से औसत तो निकालते आए हैं। औसत के लिए हम क्या करेंगे? 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9। इसका मान कितना आ गया हमारा? 25। और कुल अंक कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। औसत निकालने के लिए हम इसका 5 से भाग दे देंगे। कितना आ गया हमारा उत्तर? 5। तो सही उत्तर क्या होगा हमारा? 5 होगा। दूसरा प्रश्न है हमारा वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल की तरह कितना दिया है? 70 से 80 का मध्य मूल्य होगा। मध्य का मतलब भी आप जानते हैं, यानी बीच का अंक। वर्ग सीमाओं के मध्य बिंदु को, ये वर्ग सीमा है, वर्ग सीमा के मध्य बिंदु को हम मध्य मूल्य कहते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? दोनों सीमाओं को जोड़ लेते हैं और इसमें हम 2 का भाग दे देते हैं। दोनों सीमा मतलब ये हमारा L1 हो गया और ये हो गया हमारा L2। L1 प्लस L2 बराबर कितना हो गया? 150। इसको डिवाइड कर देंगे 2 से तो कितना आया ये हमारा? 75। तो सही उत्तर क्या है इसका? 75। इस तरह से आपने देखा कि यदि आप बहुत ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ते हैं तो वो आपको उत्तर देने में बहुत हेल्प करता है हमारी। यदि आपने प्रश्न को ही ध्यान से नहीं पढ़ा तो आपको बहुत कठिन लगेगा। इसीलिए कभी भी हो वस्तुनिष्ठ को आप बहुत इत्मीनान से पढ़ा करो। तीसरा है हमारा बहुलक वह मूल्य है जिसकी आवृत्ति खालिस्तान होती है। यानी हमको किसके बारे में बताना है? बहुलक के मूल्य के बारे में। बहुलक या इसी को हम भूयिष्टिक भी कहते हैं। बहुलक किसी समंक माला के उस मूल्य को कहते हैं जो समंक माला में सबसे अधिक बार आता है, अर्थात जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है। तो इसका उत्तर होगा अधिकतम। चौथा है इसमें, इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? हमें क्या ढूंढना है कि कौन सी माप केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है? प्रत्येक समंक माला में एक ऐसा बिंदु होता है जिसके आसपास अन्य समंक भी केंद्रित होने की प्रवृत्ति होती है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप एक ऐसा सरल व संक्षिप्त अंक है जो समंक माला के प्रमुख लक्षणों को प्रकट करता है। हम केंद्रीय प्रवृत्ति का पूरा पाठ पढ़े हैं। कितने प्रकार से निकाल सकते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप? केंद्रीय की प्रवृत्ति की माप में हमने समानांतर माध्य पढ़ा है, बहुलक पढ़ा है, या और ये मध्यिका पढ़ा है। बहुलक की जगह हम क्या बोल सकते हैं? भूयिष्टिक। बहुलक को ही हम कहते हैं भूयिष्टिक।
अर्थशास्त्र में ये समस्या बहुत है और खासकर हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए कि एक ही शब्द को कई शब्दों से व्यक्त करते हैं, तो बच्चे परीक्षा में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बहुलक ही भूयिष्ठिक है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में ये तीनों हम निकालते हैं और हमें क्या बताना है? नहीं है। तो नहीं है, कौन सा नहीं है? प्रमाप विचलन। क्योंकि प्रमाप विचलन हमें क्या बताता है? हमें ये बताता है कि मदों के बीच अंतर कितना है। तो हम किससे निकालते हैं? प्रमाप विचलन से। जबकि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन कौन सी है? समानांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक। प्रमाप विचलन को सिग्मा से व्यक्त करते हैं। ये प्रमाप विचलन हमारा विचलन वाले पार्ट से है। इस वाले पार्ट में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में नहीं है ये। अगला प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थान भरिए। केंद्रीय प्रवृत्ति की सर्वश्रेष्ठ माप है। अब हमको बताना है, अभी हमने देखा था समानांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक। इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ माध्य कौन सा है? इसका वैसे कोई निश्चित उत्तर तो हम नहीं दे सकते क्योंकि उद्देश्य के अनुसार तीनों अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं। मध्यिका तथा बहुलक श्रृंखला की सभी मदों पर आधारित नहीं होती, केवल समानांतर माध्य श्रृंखला के सभी मदों पर आधारित होती है। समानांतर माध्य का ही बीजगणितीय विवेचन संभव है, जबकि मध्यिका और जो बहुलक होता है उसका हम बीजगणितीय विवेचना नहीं कर सकते। और सरलता की दृष्टि से भी सबसे सरल कौन सी है? समानांतर माध्य। इसीलिए हम ये मान लेते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति की सर्वश्रेष्ठ माप कौन सी है? समानांतर माध्य, क्योंकि इसकी हम गणितीय विवेचना कर सकते हैं। दूसरा हमारा, मध्यिका को ज्ञात करने के लिए श्रेणी को आरोही ऑब्लिक अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना होता है। मध्यिका को ज्ञात करने के पहले हमने देखा है कि गणित को या समंकों को हमको किस में व्यवस्थित क्रम में करते हैं? या आरोही या अवरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम, यानी सबसे पहले हमको छोटे अंक लिखना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे क्रम से बड़े अंक रखते हैं। और अवरोही क्रम क्या है? सबसे पहले हम बड़ा अंक रखते हैं और फिर धीरे धीरे छोटे अंक रखते जाते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? अवरोही क्रम। तो मध्यिका की विशेषता है कि मध्यिका ज्ञात करने के पहले हमको सबसे पहले समंकों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ता है। तीसरा प्रश्न है हमारा, समंक माला में सर्वाधिक बार आने वाले मूल्यों को कहते हैं। अभी हमने ये पढ़ा है पिछले स्लाइड में। समंक माला में सर्वाधिक बार, सबसे अधिक बार क्या आता है? बहुलक आता है। सबसे अधिक बार या जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। वर्ग 25 से 30 में वर्ग अंतराल है। यहाँ देखिए उच्च सीमा क्या है? 30, निम्न सीमा क्या है? 25। उच्च सीमा यानी L2 माइनस L1 कितना आ गया? 5। जब हम उच्च सीमा से निम्न सीमा को घटा देते हैं तो जो हमको प्राप्त होता है वो कहलाता है वर्ग अंतराल। इसको हम किससे व्यक्त करते हैं गणित में? स्मॉल आई से। प्रश्न 3 है, सत्य असत्य लिखिए। मध्यिका वह मूल्य है जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार होती है। ये प्रश्न तीसरी बार आ रहा है। अभी हमने खालिस्तान में भी भरा था ये। जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार आती है, ये बोल रहा है मध्यिका है वह। तो ये उत्तर क्या होगा? असत्य होगा। क्यों होगा? सबसे अधिक बार जो आती है वो क्या कहलाती है? बहुलक। क्या कहलाती है? बहुलक। मध्यिका को स्थिति संबंधी माध्य भी कहा जाता है। किसको? मध्यिका को। कौन सा? स्थिति संबंधी माध्य। ये उत्तर सही है। ये उत्तर सही इसलिए है क्योंकि मध्यिका और बहुलक स्थिति संबंधी माध्य है, जबकि समानांतर माध्य कैसा माध्य है? गणितीय माध्य है। मध्यिका में हम स्थिति से ही हम मध्यिका की गणना कर सकते हैं, जबकि समानांतर माध्य में स्थिति संबंधी गणना हम नहीं कर सकते, उसको हमको गणितीय विवेचना करना पड़ता है। इसी प्रकार ये हमारा तीसरा प्रश्न है, माध्य का चित्र में प्रदर्शन संभव है।
देखिए, इस प्रश्न को आप अपने शिक्षक से ज़रूर कंसल्ट करिए, क्योंकि मेरे अनुसार समानांतर माध्य को चित्र के द्वारा प्रदर्शन नहीं कर सकते। मध्यिका और बहुलक का चित्र में प्रदर्शन संभव है, बिंदु रेखीय प्रदर्शन संभव है, परंतु समानांतर माध्य का चित्र में प्रदर्शन संभव नहीं है। तो इस प्रकार से मेरे हिसाब से तो ये असत्य है, परंतु इस प्रश्न को आप अपने शिक्षकों से ज़रूर पूछिए कि वो आपको क्या मार्गदर्शन देते हैं, क्योंकि इसमें मुझे भी कन्फ्यूज़न है। चौथा प्रश्न है 3, 4, 3, 5, 5, 3, 2 संख्याओं का बहुलक है। देखिए, ये बहुलक का प्रश्न चौथी बार आ गया। बहुलक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये चौथी बार है। बहुलक 5 है। बहुलक मतलब जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक है। अब आप देखिए 5 कितने बार आ रहा है? 1 बार और ये 2 बार। और 3 कितने बार आ रहा है? 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। तो ये कह रहा है कि बहुलक 5 है, परंतु हम देख रहे हैं बहुलक केवल कितने बार आ रहा है? 2 बार। जबकि 3 कितने बार आ रहा है? 3 बार। तो इसका बहुलक कितना होगा? 3 होगा। यानी ये उत्तर क्या होगा? असत्य होगा। चौथा प्रश्न है हमारा, एक लाइन में उत्तर दीजिए। निम्नलिखित श्रृंखला को अवरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। अवरोही अर्थात घटते क्रम में। तो घटते क्रम में हम कैसे लिखेंगे? 516 आ गया, फिर सेकंड में 20 आ गया, 19 आ गया, फिर 18 आ गया, 17 आ गया, 15 आ गया, 13 आ गया, 3 फिर आ गया 2। तो इस तरह से हमने देखा कि अवरोही मतलब हमने घटते हुए क्रम में इसको लिख दिया। दूसरा प्रश्न है, व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यिका की गणना का सूत्र लिखिए। व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले समंकों को आरोही या अवरोही क्रम में हम व्यवस्थित कर लेते हैं। इसके बाद हम इस सूत्र के सहायता से मध्यिका ज्ञात कर लेते हैं। सूत्र क्या है? m बराबर साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2 आइटम। या इसको हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, या हिंदी में ही लिख सकते हैं। m बराबर पद आकार n प्लस 1 वा पद। यहाँ m क्या है? m मध्यिका को हम किससे व्यक्त करते हैं? m से। और n क्या है? मदों की संख्या। तो इस तरह से ये हमारा सूत्र हो गया। आप इसको ऐसे ही लिख दीजिए। ये 1 अंक के प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा। तीसरा प्रश्न है, सतत श्रेणी में समानांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। देखिए, आपने श्रेणियां बहुत प्रकार की पढ़ी हैं, लेकिन हमको जो सूत्र बताना है वो किसका बताना है? सतत। सतत श्रेणी में समानांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र बताना है। सतत श्रेणी कैसी होती है? जैसे ये एग्जाम्पल है 5 से 10, 10 से 15, ऐसा भी हो सकता है, या 0 से 20, 20 से 40। तो इस तरह की श्रेणी हमारी क्या है? सतत श्रेणी है। इसको ज्ञात करने का, इसमें जो हम समानांतर माध्य ज्ञात करते हैं उनका सूत्र ये है। समानांतर माध्य को हम x बार से व्यक्त करते हैं, इसको हम x बार कहते हैं। सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, या इसी को ही सिग्मा f की जगह हम क्या लिख सकते हैं? n भी लिख सकते हैं। x बार, ये x बार है, x बार बराबर है समानांतर माध्य, और n ये दोनों सेम वैल्यू होती है, इनको हम आवृत्तियों का योग कहते हैं। तो आपको जरूरी नहीं है आप दोनों सूत्र लिखिए, इसमें से कोई भी सूत्र लिख सकते हैं। ये वाला भी लिख सकते हैं या ये वाला सूत्र भी लिख सकते हैं। मध्यिका का एक लाभ लिखिए। उत्तर है इसका, मध्यिका का एक लाभ, छोटी श्रेणी में मध्यिका की गणना निरीक्षण से भी संभव है। यानी हम केवल देख के मध्यिका हम ज्ञात कर सकते हैं। निरीक्षण मतलब हम तालिका या अंकों को देखकर भी हम मध्यिका की गणना कर सकते हैं, यदि श्रेणी कैसी हो? छोटी श्रेणी हो। दूसरा लाभ है, मध्यिका निश्चित होती है तथा सदैव ज्ञात की जा सकती है। यह वास्तविक मूल्य है। ऐसा नहीं है कि हम मध्यिका की गणना हम कभी भी ना करें, हम हमेशा कर सकते हैं। ये एक कैसा है? वास्तविक मूल्य है। मध्यिका कैसी है? एक वास्तविक मूल्य है।
5वां प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। एक अच्छे औसत का गुण है। एक अच्छे औसत का गुण क्या होना चाहिए? सरल होना चाहिए। बहुलक वह मूल्य है जिसकी आवृत्ति, देखिए ये चौथी बार आ रहा है, 5वीं बार आ रहा है। हर प्रश्न में एक बार बहुलक का प्रश्न दिया है। बहुलक वह मूल्य है जिसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। संचयी आवृत्ति अभी हमने देखा था, कहाँ निकालते हैं हम सबसे पहले? मध्यिका। मध्यिका निकालने के पहले हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है? संचयी आवृत्ति। आवृत्ति किसे कहते हैं? पदों की संख्या। तो इस तरह से हमने देखा कि पहले का उत्तर क्या है? बी है, दूसरे का ए, तीसरे का डी और चौथे का आवृत्ति, चौथे का सी है। हमारा प्रश्न क्रमांक 6 है, लघु उत्तरी प्रश्न। ये कितने अंकों का उत्तर है हमारे? 3 अंकों का। आपको पता है कि इसकी शब्द सीमा कितनी है? 75 शब्द। तो आप शब्दों के अनुसार इसका उत्तर लिखिए। पहला है, समानांतर माध्य की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। समानांतर माध्य की 3 विशेषताएं लिखिए। समानांतर माध्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है, सरल होती है, निश्चितता है, सभी मूल्यों पर आधारित है, तुलना हम कर सकते हैं, और 5वां है, बीजगणितीय विवेचन। तो आपको 3 विशेषताएं इससे लिखना है। सबसे पहला है हमारा सरल। समानांतर माध्य उपयोग तथा गणना की दृष्टि से सब माध्यों से सरल है। इसे साधारण व्यक्ति भी समझ सकते हैं और इसकी गणना करना बहुत ही सरल है। तो ये पहली विशेषता है कि समानांतर माध्य सरल होते हैं। दूसरा है निश्चितता। समानांतर माध्य एक निश्चित संख्या होती है, इसमें अनुमान का कोई स्थान नहीं होता। वैसे भी हमने देखा था कि समानांतर माध्य गणितीय विवेचना हम कर सकते हैं। इस तरह से इसका जो उत्तर होगा वो कैसा होगा? निश्चित होगा। सभी मूल्यों पर आधारित। समानांतर माध्य श्रृंखला के सभी मूल्यों पर आधारित होता है। इस प्रकार यह सभी मदों का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी ये तीसरी विशेषता है। चौथी है हमारी तुलना। समानांतर माध्यों के आधार पर समूह की तुलना करना आसान हो जाता है। यानी समानांतर माध्य से हम आसानी से तुलना कर सकते हैं। 5वां है हमारा बीजगणितीय विवेचन। समानांतर माध्य की बीजगणितीय विवेचना की जा सकती है। इसके फलस्वरूप इनका उच्चतर सांख्यिकी विश्लेषण में भी प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरह से ये इसकी मुख्य विशेषता है कि इसका बीजगणितीय विवेचन संभव है। आप इनमें से कोई भी 3 या 4 पॉइंट परीक्षा में लिख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 2, समानांतर माध्य तथा भारित माध्य में अंतर लिखिए। समानांतर माध्य और भारित माध्य। यहाँ प्रश्न होना था सरल समानांतर माध्य। समानांतर माध्य ही भारित माध्य है, तो ये जो होगा अंतर, ये होना चाहिए हमारा सरल समानांतर माध्य और भारित माध्य में अंतर लिखिए। अभी तक हमने समानांतर माध्य का अध्ययन किया, उसमें सरल समानांतर माध्य उसे कहा जाता है। सरल समानांतर माध्य वह माध्य है जिसमें किसी श्रृंखला के सभी मदों को समान महत्व दिया जाता है, किंतु वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता। आपने वास्तविक जीवन में हम कुछ मदों को अधिक महत्व देते हैं तथा कुछ मदों को कम महत्व देते हैं। जैसे एक व्यक्ति है या आपके पापा ही हैं कि वो अपनी आय से जो खर्च करते हैं वो किसको अधिक महत्व देते हैं? कोई व्यक्ति है, मान लो कि वो अपनी आय को व्यय करते समय भोजन को अधिक महत्व देगा, कपड़े को उससे कम महत्व देगा तथा मनोरंजन को और भी कम महत्व देगा। ऐसी स्थिति में औसत ज्ञात करने के लिए हम क्या निकालते हैं? भारित समानांतर माध्य। अर्थात भारित समानांतर माध्य वह है जिसमें प्रत्येक मद को उसके तुलनात्मक महत्व के अनुसार भाग देकर माध्य की गणना की जाती है। दोनों का सूत्र अलग होता है। ये है हमारा सरल समानांतर माध्य। ये पिछली स्लाइड में भी हमने देखा था। सरल समानांतर माध्य का सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, या यहाँ सिग्मा एफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एन भी लिख सकते हैं। जबकि भारित माध्य में हम क्या करते हैं?
सबसे पहले मद की प्रत्येक इकाई को उसके महत्व के अनुसार भार दिया जाता है और इसे हम किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? भार, वेट, यानी डब्लू, वेटेज। तो इसको हम किससे व्यक्त करते हैं? डब्लू से। और इस सूत्र में हम मान रख देते हैं सिग्मा डब्लू एक्स अपॉन सिग्मा डब्लू। ये है हमारा एक्स बार डब्लू। भारित माध्य को किससे व्यक्त करते हैं? आप एक अंतर और लिख सकते हैं कि सरल समानांतर माध्य को एक्स बार से व्यक्त करते हैं और भारित समानांतर माध्य को एक्स बार डब्लू के द्वारा व्यक्त करते हैं। और तीसरा पॉइंट में अंतर में आप लिख सकते हैं दोनों का सूत्र। तीसरा प्रश्न है हमारा, बहुलक के कोई 3 गुण लिखिए। बहुलक के मुख्य गुण निम्नलिखित हैं। पहला है सरल एवं लोकप्रिय, दूसरा है सीमांत इकाइयों का न्यूनतम प्रभाव, तीसरा है सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व मूल्य, चौथा है ग्राफिक निर्धारण और पांचवा है सभी आवृत्तियों की गणना आवश्यक नहीं। इसको डिटेल में हम समझ लेते हैं। सरल एवं लोकप्रिय, बहुलक को समझना व इसका प्रयोग बड़ा सरल है। कभी कभी केवल निरीक्षण मात्र से इसको तय कर लिया जाता है, इसीलिए इसका प्रयोग बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। यानी ये बहुलक बहुत सरल है। हमको तालिका भी हमको दी हुई थी, 1 3 3 5 3 3 इस तरह से हमको वस्तुनिष्ठ में दिया था ना। हम केवल देख के हमने बता दिया था कि बहुलक 5 नहीं है, बहुलक 3 है। तो इस तरह से ये बहुत सरल है, हम केवल इसको देखकर भी कई बार हम इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। अगला है हमारा सीमांत इकाइयों का न्यूनतम प्रभाव। माध्य की तुलना में बहुलक पर श्रृंखला की सीमांत इकाइयों का न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। केवल अधिक आवृत्ति वाले मूल्य का ही प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं। तीसरा है सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व मूल्य। बहुलक श्रेणी का वह मूल्य है जो सबसे अधिक बार पाया जाता है, अतः वह समूह का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करने वाला अंक है। इसका मूल्य समूह में दिए गए मूल्य में से ही एक होता है। ये सबसे अधिक अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। चौथा है हमारा ग्राफिक निर्धारण। बहुलक को ग्राफ के द्वारा आवर्ती आयत से भी निर्धारित किया जा सकता है। इसका हम चित्रमय प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से इसके भी हमने 4 बिंदु देखे। आप चारों बिंदु या 3 बिंदु याद कर लीजिए। चौथा प्रश्न है हमारा, मध्यिका के कोई 3 गुण लिखिए। मध्यिका का प्रयोग आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं के क्षेत्र में विशेष रूप से किया जाता है। इसके मुख्य गुण निम्नलिखित हैं। पहला है सरल, दूसरा है निश्चितता, तीसरा है वास्तविक, चौथा है ग्राफिक प्रदर्शन और पांचवा है अपूर्ण तथ्यों में भी संभव। देखिए हमारे जो प्रश्न थे मध्यिका, समानांतर माध्य और बहुलक, लगभग तीनों के हमने गुण देखा। तो सब में जो कुछ पॉइंट होते हैं वो लगभग एक से होते हैं। जैसे ये बहुलक में तो ये तीनों पॉइंट लगभग थे, समानांतर माध्य में भी वही है। तो आप एक साथ इनके बिंदुओं को लिख लीजिए, जिससे आसानी से तीनों में अंतर समझ पाएंगे और किसमें क्या उत्तर लिखना है वो भी आप अपने मन से लिखना सीख जाएंगे। इसका जो पहला ये हमारा पॉइंट है सरल। यह एक सरल विधि है, इसको समझना तथा ज्ञात करना सरल है। कई बार केवल श्रृंखला को देखकर यह पता चल जाता है कि मध्यिका कौन सा मूल्य है। निश्चितता, मध्यिका निश्चित होती है तथा सदैव ज्ञात की जा सकती है, यह एक वास्तविक मूल्य है। तीसरा है वास्तविक मूल्य। मध्यिका श्रृंखला के मूल्यों में से एक होती है, यह एक वास्तविक मूल्य है, इसीलिए प्रतिनिधित्व की दृष्टि से यह सबसे अच्छा औसत माना जाता है। चौथा है हमारा ग्राफिक प्रदर्शन। मध्यिका को ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इसके भी हमारे चारों पॉइंट हो चुके हैं। पांचवा अंतिम प्रश्न है हमारा प्रश्न बैंक के अनुसार लघुत्तरी प्रश्न का जो 3 अंक के उत्तर लिखना है हमको। समानांतर माध्य, मध्यिका तथा बहुलक में अंतर बताइए। पहला है हमारा, मध्यिका और बहुलक वितरण के मध्य में उपस्थित होते हैं, समानांतर माध्य इस प्रकार उपस्थित नहीं होता। तो पहला अंतर क्या है?
मध्यिका और बहुलक, देखिए मैंने अलग कलर से इसलिए लिखा है कि आपको याद आसानी से हो जाए। मध्यिका और बहुलक वितरण के कहाँ उपस्थित होता है? मध्य में। जबकि समानांतर माध्य इस प्रकार उपस्थित नहीं होता। दूसरा है समानांतर माध्य की गणितीय विवेचना संभव है। किसकी? समानांतर माध्य की। जबकि मध्यिका और बहुलक की गणितीय विवेचना संभव नहीं होती। तीसरा है बहुलक की गणना करना कठिन होता है, जबकि समानांतर माध्य और मध्यिका की गणना करना सरल होता है। ये दोनों कैसे हैं हमारे? सरल हैं। और बहुलक कैसा है? कठिन है। चौथा है मध्यिका और बहुलक को चित्रों के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए मैंने जो कहा था कि मेरे को कन्फ्यूजन है, क्योंकि ये इतनी बुकों से मैंने कंसल्ट किया तो उसके अनुसार मुझे लगा कि नहीं, समानांतर माध्य का चित्र के द्वारा प्रदर्शन संभव नहीं है। इसमें केवल सामान्य वितरण में ही चित्रों को व्यक्त किया जा सकता है, जबकि मध्यिका और बहुलक का चित्रों के द्वारा प्रदर्शन संभव है। तो इस तरह से हमने वस्तुनिष्ठ और लघुत्तरीय प्रश्नों को, जो हमारे 3 अंक के आने थे, यहाँ तक मैंने आपका करवा दिया है। आप इसको कॉपी में नोट्स बना लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पीडीएफ दी हूँ, तो आप उससे नोट्स बना लीजिए। और इसके जो शेष प्रश्न हैं 4 अंक और 5 अंक के, उसका मैं आपको भाग 2 में समझाऊँगी। थैंक यू।